हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे जीके जीएस करंट अफेयर्स का वीकली डोज 1 से 7 जुलाई बहुत नज़दीक हम आ चुके हैं और आपके लक्ष्य को भी बहुत जल्द हम पालेंगे। 1 से 7 जुलाई 2024 का वीकली डोज मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले इस जीके बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। भारत ने मंगलयान कब छोड़ा था? आप जानते हैं भारत सब जगह पहुंच चुका है, समुद्रयान की तैयारी है, सूर्ययान छोड़ चुका है, मंगलयान, चंद्रयान, ठीक है, शुक्रयान की भी तैयारी है। तो मंगलयान कब छोड़ा था? तो इसमें राइट एक है, ए में है 5 नवंबर 2013, बी में है 22 अक्टूबर 2008, सी में है 15 अगस्त 1982 और डी में है 1989। इसका राइट आंसर ए है 5 नवंबर 2013। और भी जो ऑप्शंस मैंने बनाए हैं उसमें आपको नॉलेज देने के लिए ही बनाया है। जैसे दूसरा इसमें ऑप्शन था 22 अगस्त 2008। आपको याद होना चाहिए कि हमने चंद्रयान 1 छोड़ा था जिसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था। वहाँ पानी वाटर सॉलिड फॉर्म में है। 15 अगस्त 1982 को दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1982 याद रखिएगा। और 1989 नई दिल्ली में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला सैन्य उपग्रह क्या था? ए में है मोहन बागान, बी में है राजा हरिश्चंद्र, सी में है अलामारा, डी में है रुकमणी। तो इसको कोई भी कर सकता है। रुकमणी भारत का पहला सैन्य उपग्रह था। मोहन बागान भारत का पहला फुटबॉल क्लब है। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म है, 1913 में बनी थी, जिसमें बोलते नहीं थे करेक्टर। और आलामारा ये भारत की पहली 1931 में बनी बोलती हुई फिल्म थी। क्वेश्चन 3 देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? ए में है 18 मई 1974, बी में है 2 अक्टूबर 1959, सी में है 1951, डी में है 1982। तो इसमें देखते हैं, इसका राइट आंसर है बी, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी में गांव में ये भारत की पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार एटम टेस्ट किया, एटमिक टेस्ट किया था, जिसका नाम बुद्धा स्माइलिंग रखा था। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का भारत में आयोजन हुआ था। और 1982 जो है प्रथम अंटार्कटिका अभियान भारत ने शुरू किया था। और किसके नेतृत्व में? डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए में है शोभा डे, बी में है चाणक्य, सी में है मेगास्थनीज, डी में है वात्स्यायन। राइट आंसर है ए, शोभा डे। शोभा डे की इस पुस्तक है स्पीड पोस्ट। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, जो राजनीति की किताब है, ना कि धन की किताब है। इसमें राज व्यवस्था के बारे में बात बताई गई है चाणक्य द्वारा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है और वात्स्यायन ने मशहूर पुस्तक काम सूत्र लिखा है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी पहला है 14 फरवरी 2019, बी में है 8 नवंबर 2016, सी में है 5 अगस्त 2019 और डी में है 5 अगस्त 2020। इसका राइट आंसर है बी, 8 नवंबर 2016 को। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारे बहुत से सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 की धारा समाप्त कर दी भारत सरकार द्वारा। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया मोदी जी के द्वारा। 17 जून 2020 को भारत चीन विवाद गलवान घाटी में हुआ था, गलवान वैली में, जानते रहिए। 30 जनवरी 2020 को केरल में कोरोना का पहला मामला मिला था। 22 मार्च 2020 भारत में कोरोना के लेकर लगाया गया पहला जनता कर्फ्यू। और 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और 17 नवंबर 2019 को चीन में कोरोना का पहला मामला मिला था। ये हमारे कुछ एमसीक्यू थे और कुछ मैंने एक्स्ट्रा इसमें बताया है। अब हम आते हैं आज के वन लाइनर पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या घटा 1 से 7 जुलाई 2024 के बीच? इसमें बीपीसीएल माने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेरिस
24 से लॉस एंजल्स 2028 तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनरशिप के लिए किया समझौता। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने इसके लिए बधाई दी है बीपीसीएल को। बहुत बहुत आप 2024 में हम जान रहे हैं पेरिस में होगा, 2028 में लॉस एंजल्स में होगा ओलंपिक। एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व इसमें नीरज चोपड़ा करेंगे। और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च किया है। और एलआईसी के एमडी और सीईओ सिद्धार्थ मोहंती हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर लेबर पार्टी की बनी सरकार। कीर स्टारमर ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री बने और इन्होंने करंट प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को हराया जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और कीर स्टारमर जो प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, वह लेबर पार्टी के। निर्माण पोर्टल केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एससी, एसटी, वीमेन और थर्ड जेंडर के लिए यह पहल शुरू की है निर्माण पोर्टल। लेकिन इसमें शर्त है जिसकी वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए से कम हो। सहायता राशि कितनी दी जाएगी? 1 लाख रुपए। नोमैडिक एलिफेंट, ये 16वां संस्करण इसका कहाँ शुरू हो रहा है भाई? भारतीय सेना और मंगोली सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सैनिक अभ्यास पूछा जाता है। उमरोई मेघालय में शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि मेघालय में एक स्थान है उमरोई, जहाँ पर हमारे यहाँ विदेशी जब किसी देश के साथ हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं तो वहीं उमरोई में किया जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है फॉरेन ट्रेनिंग नोड। उमरोई मेघालय फॉरेन ट्रेनिंग माने विदेशी प्रशिक्षण स्थान है, वो जगह है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की 24वीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व कजाकिस्तान में की राजधानी अस्ताना में भाग लिया। एससीओ की बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के स्थान पर कौन गया है? हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस शंकर। कौन सा संस्करण था? 24वीं बैठक थी एससीओ की। रुद्रम 1 डीआरडीओ ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह वायुसेना के लिए है और वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ एकीकृत है जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो रुद्रम 1 जानते रहिएगा किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। कैसी? हवा से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है। उदयगिरी केव, ये उड़ीसा में स्थित है या चर्चा में है क्योंकि अभी हमारी 4 दिवसीय यात्रा पर वहाँ गई थी हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। और ये इस उदयगिरी केव में उन्होंने गए थे, वहाँ पर भ्रमण किया था। ये भुवनेश्वर में स्थित है। यह गुफा जिसमें हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसमें भारत का नाम भारत मिलता है और जो कलिंग नरेश खारवेल के उपलब्धियों के बारे में बताती है। ठीक है, यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है और भारत का नाम इसमें मैंने बताया मिलता ही है। हेमिस महोत्सव लद्दाख का यह वार्षिक उत्सव है जो गुरु पद्म संभव की जन्म वर्षगांठ पर मनाया जाता है हर साल। लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस मठ में ये मनाया जाता है। सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? हेमिस मठ। फायर ड्रैगन 480 चीन की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। गार्नेट एक गहरा लाल खनिज है और दुनिया में आधे गार्नेट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। गार्नेट अगर आ जाए क्वेश्चन में। तमिलनाडु के होसुर में बनेगा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जापान ने 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए बैंक नोटों का प्रचलन शुरू किया है ताकि इसको कोई कॉपी न कर सके या जल्दी खराब न हो। आदित्य L1 भारत का सूर्ययान है। इसने 2 जुलाई 2024 को सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लिया। आप जानते हैं कि आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर पूरा किया। इसरो ने ऐसी जानकारी दी है। ठीक है, ये 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था और एक चक्कर इसने पूरा किया 2 जुलाई 2024 को 178 दिन में। ठीक,
L1 पॉइंट पर आदित्य L1 कब पहुंचा था? 6 जनवरी 2024 को। L1 जानते हैं एक लैग्रेंज पॉइंट होता है जहां पर से पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल एकदम बैलेंस हो जाता है। सुजलाम सुफलाम जल योजना, ये 7 साल पहले गुजरात में शुरू की गई योजना थी जो सूखे से निपटने और पानी की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की जिसका नाम है बजाज फ्रीडम 125। बहुत अच्छी बाइक है भाई। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर। ठीक है, किसानों के लिए 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर 2 AGR 2 का शुभारंभ किया और यहीं पर अमित शाह जी ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया भारत ऑर्गेनिक गेहूं आटा को भी लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिया 5 जुलाई 2024 को। समारोह का नाम था रक्षा अलंकरण समारोह के तहत राष्ट्रपति ने 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र दिए। इनमें से 7 को मरणोपरांत दिया गया है। हर साल इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस के जवान अधिकारियों को अलग अलग वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब देश में 2023-24 में देश का रक्षा उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ 1,26,887 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये था हमारा वन लाइनर। अब पर्सन इन द न्यूज़, कुछ घटनाएं इसमें भी रिलेटेड हैं, तो आइए इसमें देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले सीलू नाग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई। धीरेन्द्र के ओझा केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त हुए। ये पीआईबी के प्रधान महानिदेशक भी रहेंगे। डिक सूफ नीदरलैंड के पूर्व खुफिया प्रमुख, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं जिन्होंने मार्क रूटे का स्थान लिया है। ये नाटो के महासचिव बनाए गए हैं। कौन? मार्क रूटे नाटो के महासचिव बनाए गए, तो डिक सूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए। चारुलता एस, आरबीआई द्वारा इन्हें कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, चारुलता एस को। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में नए मुख्य सचिव बने हैं दुर्गा शंकर मिश्र के स्थान पर। और रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। सीबीडीटी जान लीजिए, इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कर संबंधी जितने भी काम होते हैं सब सीबीडीटी करती है। सीबीडीटी आयकर विभाग की सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था है। आयकर से संबंधित इनकम टैक्स से जितने हैं सीबीडीटी में एक चेयरमैन और 6 सदस्य होते हैं। यह भारतीय कराधान प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जिम्मेदार है। चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे, याद रखिएगा। और जो हमारे देश में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी जो सबसे बड़ी संस्था जो इन अधिकारियों की नियुक्ति करती है उसे कहते हैं FSIB, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। FSIB के पास पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी होती है। और इसके चेयरमैन कौन है? FSIB के भानु प्रताप शर्मा। SBI के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। SBI देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारत में 48 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके कस्टमर हैं। यह बैंक दुनिया के 29 देशों में काम करता है। भारत के बाहर इसकी 235 ब्रांच है। SBI इतना बड़ा है, सोच लीजिए, भारत का बैंक है। अरुंधति राय, इनको 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार दिया जाएगा। 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड पिंटर की याद में शुरू किया गया यह पुरस्कार है। मेघालय में जन्म हुआ अरुंधति राय का। इनकी पहला नॉवेल जो था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। और एडवांस में 8 करोड़ रुपया मिला था लिखने के लिए। मई में पब्लिश हुआ था और जून तक 18 देशों में ये किताब
बिक चुकी थी। और उस साल टाइम मैगजीन ने इसको दुनिया की 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में इसको शुमार यानी इंक्लूड किया था, किसको? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो जानते रहिएगा ये भी। पहलमान सुब्बा सिक्किम के पहले निर्वाचित सांसद का निधन हुआ 90 वर्ष की अवस्था में। 1975 में जब सिक्किम भारत में मिलाया गया तब ये लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए थे। आप जानते हैं कि सिक्किम एक देश था पहले और ये हमारे भारत में मिलाया गया। तो अगर कोई पूछे कि क्या कोई देश भी भारत में मिला है तो बता दीजिए सिक्किम। शाहरुख खान लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले एक्टर बने हैं शाहरुख खान। ठीक है। टीवी रविचंद्रन ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के डिप्टी एनएसए हुए हैं नियुक्त। इस समय जानते हैं मौजूदा समय में अजीत डोभाल हमारे एनएस हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिनकी टीम में 3 डिप्टी एनएसए और 1 एडिशनल एनएसए है। हेमंत सोरेन झारखंड के तीसरी बार सीएम बने हैं भाई। ये भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में जेल गए थे, अब इनको हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, तो वहाँ इनके स्थान पर जो चंपाई सोरेन सीएम बने थे अब वो हट गए और फिर हेमंत सोरेन बन गए। निकुंज श्रीवास्तव भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक में नियुक्त किए गए हैं। निकुंज श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है। विद्युत रंजन झारखंड हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं सीलू नाग के स्थान पर। और सीलू नाग पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया की जगह लेंगे सीलू नाग। मसूद पज़शकियान ईरान के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। मनोज आहूजा ओडिशा के मुख्य सचिव बने हैं प्रदीप कुमार जैना की जगह पर। डॉक्टर उषा ठाकुर 12वें विश्व हिंदी सम्मान का पुरस्कार इनको मिला है। हिंदी साहित्य के विकास हेतु इनको ये पुरस्कार इनको मिला हुआ है। यह पुरस्कार विश्व हिंदी सम्मान हर साल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जो हिंदी का विकास में योगदान देते हैं उनको। FATF इसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। FATF के टॉप 5 ग्रुप में शामिल हुआ भारत। इसकी अभी सिंगापुर में बैठक हुई थी। और भारत को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ भारत को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा गया है। भारत के अलावा 4 देश G20 देश भी इसमें शामिल हैं। कैशलेस इकोनॉमी से भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों को कम किया है। FATF ने प्रशंसा की है इसकी भारत की कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में बहुत कमी कर दी है। FATF जानते रहे बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है विश्व की, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नज़र रखती है पूरी दुनिया में। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 2010 में भारत इसका सदस्य बना FATF का। और FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो FATF की रिपोर्ट में भारत के अच्छे प्रदर्शन से देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छी रेटिंग से भारत को वैश्विक वित्तीय बाजारों से और संस्थानों से इन्वेस्ट मिलेगा। यह भारत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो FATF ने उसको दिया है। FATF मैंने बताया फुल फॉर्म इसका है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है। और G7 की पहल पर इसकी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु इसकी स्थापना 1 जुलाई 1989 को की गई थी। G7 जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसकी स्थापना किया था कि विश्व में जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है अवैध, अपने ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी में लोग बदल लेते हैं, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। धन शोधन माने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी लोग कैसे बना लेते हैं, कमाएंगे गड़बड़ी से उसको दिखा देंगे कि मैंने सही से ढंग से कमाया, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और एक टेरर फंडिंग होती है, टेररिस्ट को पैसा देना या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसा लगाना, ये टेरर फंडिंग होती है। 2001 में आतंकवाद के वित्त पोषण यानी टेरर फंडिंग को भी इसमें शामिल किया गया। तो आप जानिए FATF का 2 ही मकसद है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ पूरे विश्व में कारगर कार्रवाई करना। इसकी एक ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है। तो ब्लैक लिस्ट में जो कंट्री डाल दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान अभी डाला गया था, कुछ दिनों तक था, अक्सर रहता ही है। तो
वो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत ही खराब असर पड़ता है। और फिर वो देश उससे निकलने का प्रयास करता है ब्लैक लिस्ट से, क्योंकि ब्लैक लिस्ट होने के बाद उससे बहुत सारी सीमाएं लग जाती हैं। उसके देश के बाहर पैसा आ रहा है कि जा रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ कैसे, इस पर सब प्रतिबंध लग जाता है। तो ब्लैक लिस्ट में कोई, FATF की ब्लैक लिस्ट में कोई भी देश जाना नहीं चाहता है। तो ये था आज का GK GS का वीकली करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। और जो मैंने 2-3 संस्थाओं जैसे FATF, CBDT और इन सब के बारे में जो मैंने जानकारी दी है, इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आदित्य L1 के बारे में जो अभी इसने उपलब्धि हासिल की है उसको याद रखिएगा, क्योंकि यही सब आने वाले घूम फिर के आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप इसको ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप अपने अच्छे एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम को पास करिए। सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए समझ लीजिए ये एकदम सिलेक्शन उसका होगा जो इस कलेक्शन को पढ़ेगा। इसी के साथ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स, अपने सब जगह पर, और इसको लाइक भी करिएगा। मैं इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करूँगा, यहीं पर ओवर करूँगा, एंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।